हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। हम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चला था शासक और इतिवृत्त पार्ट 3 पार्ट जो है आपके पास आ गए होंगे। आज इसका लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट बना रही हूँ मैं इस चैप्टर का और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर जो मुगल साम्राज्य के ऊपर था, उसके प्रशासन के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर और कैसा उनका पारिवारिक इतिहास रहा है, इसके ऊपर था। तो अभी इसमें टॉपिक है आपका अगला, सीमाओं के परे। जो इतिवृत्त है, इतिवृत्त के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई कुंजवान पदवियों को सूचीबद्ध किया। यानी कि यहाँ पर जो है कुछ पदवियाँ राजाओं को दी गई थी, जिसमें शहंशाह, राजाओं का राजा, ऐसी उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा था जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहाँ, विश्व का राजा। इस टाइप की जो उपलब्धियाँ थी ने जो है इनको दी गई थी। मुगल बादशाहों के अविजित क्षेत्रीय, यानी जहाँ पर उन्होंने विजय हासिल नहीं करा है, और राजनीतिक नियंत्रण के दाव को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राचीन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे। लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनीतिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण देते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। यानी कि इनका आपस में जो है तनाव रहता है पड़ोसी देशों के साथ में। अब है सफावी और कांधार। मुगल राजाओं तथा ईरान में तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक रिश्ते अफगान को ईरान में मध्य एशिया के क्षेत्रों को पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जाने की इच्छुक सभी विजेताओं को भारत पर उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदकुश को पार करना होता था। यानी कि जिनको जाना आता होता था उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पर्वतों को पार करके आना होता था। मुगल नीति का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व की चौकियाँ, विशेषकर जो काबुल और कांधार है, उस पर जो अपना नियंत्रण रखें, जिससे कि खतरों से बचा जा सके। कांधार सफावियों और मुगलों के भी झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुणे जो है जीत लिया गया था। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में ना रहने देने की वकालत करने के लिए राजनीतिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कांधार पर घेरा डाल दिया और मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हो गए और उसे किले तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। अब इसमें देखिए, अब है आपका ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापार व तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखें। यानी कि उनके जो संबंध वो ऐसे थे कि कोई भी व्यापार होता था या आना जाना होता था, वो सब में जो है बगैर किसी रोक टोक के था। ये हिजाज अर्थात ओटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म में वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इन बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके में धर्मस्थलों व फकीरों में दान बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजा जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। अब हम मुगल दरबार में जैसुइट धर्म प्रचारक। मुगल दरबार में जो जैसुइट भी आए थे, जिस पर अकबर ने काफ़ी अपनी रुचि दिखाई थी। यूरोप में भारत के बारे में जानकारी जैसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनीतिक के विवरण में हुई है। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जैसुइट वृत्तांत सबसे पुराना वृत्तांत है। 15वीं सेंचुरी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली जो है भारत में आए थे। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जैसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखते थे और 16वीं सेंचुरी के दौरान भारत आए जैसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे थे। अकबर जो है ईसाई धर्म के विषय में जानने को बड़ा उत्सुक था, काफ़ी उसको रुचि थी। उसने जैसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा। पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा था। तो ये अंडरलाइन कर लेंगे कि जो पहला जैसुइट शिष्टमंडल है वो कब और कहाँ पहुंचा था, तो फतेहपुर सीकरी में 1580 में पहुंचा था और वह लगभग 2 साल तक रहा। इन जैसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात करी। सद्गुणों के विषय में उलमा में उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 में 1595 में भेजे भी गए थे।
जैसरेट विवरण व्यक्तिगत प्रक्षेपण पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जैसरेट लोगों को अकबर के सिंहासन के जो है काफ़ी नज़दीक बिठाया जाता था। जब वो आते थे तो वो अकबर के काफ़ी नज़दीक बैठते थे और जो भी कोई अभियान होता था उसमें वो उनके साथ जाते थे, वो उनके बच्चों को शिक्षा भी देते थे और फुर्सत के समय पर जो है वो अकबर के साथ में समय बिताते थे। जैसरेट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहास में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। अब है आपका औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जैसे शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया है उससे वे बहुत प्रभावित हुए हैं। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत में रूप में करी। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के मामले प्रकाश में समझा जा सकता है। मार्सरेट ने टिप्पणी करी कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की है कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने के विद्वान मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाइयों के बीच में जो है अंतर्धर्मीय वादविवादों का जन्म दिया। वो बैठते थे, सभी धर्मों को साथ लेके बैठते थे, उनके बारे में जानकारी लेते थे। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के विद्वानों के प्रश्न पूछने और अपने धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वे धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबू फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर है आपका हरम में होम। ये क्या है? यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ने के मुंतखाब उत्वारिक से एक अंश दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपने पुस्तक की विषय वस्तु को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। ये इसमें बातें ये थी कि युवावस्था के आरंभ में महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। ये एक ऐसी धर्म प्रक्रिया है जो अग्नि पूजा से व्युत्पन्न थी, यानी कि यज्ञ किया जा रहा था। परंतु अपने 25वें शासन वर्ष के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्ती जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठना पड़ा। तो इस तरह की बातें जो है देखने को मिली हैं अकबर के शासनकाल में। तो बच्चों ये जो है आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप चैप्टर को जो है कई बार रीड करेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।